ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे। बेसिकली मशीन लर्निंग के बारे में आप लोग पढ़ के आए हुए हो कि मशीन लर्निंग एक वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम मशीन को लर्न करवा रहे होते हैं डेटा, विदाउट डूइंग एनी लॉजिक, विदाउट इम्प्लीमेंटिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मूलाज और समथिंग लाइक दैट। वो क्या कर रहा होता है, हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं और उन एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए बैक पे डेटा को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, सारी चीजें परफॉर्म कर रहा होता है। सही। बट जो एल्गोरिथम हमें अप्लाई करना है, दैट एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेटाज बिहेवियर, राइट। डेटाज बिहेवियर इज समथिंग कि जिसके अंदर हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि डेटा हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है या हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये चीज कि हमें इस डेटा से क्या बताना है, और दूसरी चीज कि ये डेटा हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है। इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है का मतलब ये होता है, लेट सपोज यू हैव अ डायबिटिक पेशेंट डेटा, लेट सपोज, राइट। आपके पास डेटा है। अब आप सबसे पहले ये करोगे कि ओके फाइन, इस डेटा से क्या चीज मेरी मुझे बताने की है और क्या चीज ऐसी है जो मुझे ये डेटा खुद बता रहा है। पहली चीज जो आप आइडेंटिफाई करोगे वो ये करोगे, ओके मुझे ये बताना है कि जो भी डेटा मेरे पास आ रहा है उससे ये आइडेंटिफाई होता है कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। सही। तो एक तो चीज पता चली कि मुझे ये बताना है कि डेटा डायबिटिक है या नहीं है। दूसरी चीज कि डेटा से इंफॉर्मेशन क्या निकल रही है। डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने का मतलब ये कि डेटा में ब्लड प्रेशर कितना है पेशेंट का, शुगर लेवल कितना है उस पेशेंट का, बैक हिस्ट्री क्या रह चुकी है उस पेशेंट की, टेम्परेचर कितना है उस पेशेंट का। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इंक्लूडेड है। उन फैक्टर्स की बेसिस पे आप ये बता रहे हो कि वो पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। सिमिलरली लेट सपोज अगर आपके पास एक कार प्राइसिंग का डेटा आ जाता है कि मुझे कार की प्राइस प्रिडिक्ट करके बता दो, तो सबसे पहले वही दो क्वेश्चंस आप पूछोगे कि मुझे बताना क्या है इस डेटा से और मुझे मिल क्या रहा है डेटा में। बताना क्या है आपको, प्राइस बतानी है आपने कार की, और मिल क्या रहा है आपको डेटा पे कि आपका ईयर कौन सा है, आपका मॉडल कौन सा है ईयर का, इंजन किस उसका है। मतलब कि सारी डिटेल्स आपके पास आ रही हैं और आपने फाइनल डिटेल क्या देनी है कि कार की प्राइस क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है। ठीक है। ये इस बात से दो चीज हमें समझ आई कि ठीक है, एक तो वो डेटा हमें बता अंडरस्टैंड करना होगा जो हमें यूजर को डिफाइन करना है, और एक वो डेटा भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा जो कि हमें मशीन को प्रोवाइड। सही। क्योंकि मशीन को जब ये अंडरस्टैंड होगा कि किस मॉडल की कार की प्राइस क्या हो सकती है, किस ईयर की कार की प्राइस क्या हो सकती है, अगर ये दोनों फैक्टर्स एक साथ कंबाइन हो जाए तो कार की प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये एक मॉडल को अंडरस्टैंड करवाना होगा कि भाई ओके फाइन दीज फैक्टर्स आर अफेक्टिंग, जो कि हमें बताने होंगे। पर एज अ ह्यूमन हमें क्या समझना होगा, ओके ये तो सारी चीजें जो मल्टीपल फैक्टर्स वाली चीजें ये तो मशीन समझ जाएगा। एज अ ह्यूमन हमें ये समझना होगा कि जो चीज हमें यूजर्स को बतानी है, लेट सपोज डायबिटिक है या नहीं है, कार की प्राइस क्या एक्सपेक्टेड है या लो हो सकती है हाई हो सकती है, ये जो चीज हमें बतानी है ये किस नेचर की है बेसिकली। जब हमें वो चीज समझ आएगी कि हमें यूजर को बताना क्या है, उसकी नेचर क्या है डेटा की, तो हमें इस बात पे भी आसानी हो जाएगी कि जो मशीन को डेटा अंडरस्टैंड करना है या जो मशीन को इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करनी है, जो एल्गोरिथम को वो चीजें फीचर्स को अंडरस्टैंड करना है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करने चाहिए, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। बट दिस ऑल एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर डेटा, जो कि आपको यूजर को डिफाइन करना है। अच्छा, मैंने जो ये दो डिफाइन डेफिनेशंस आपके सामने रखी, एक वो जो यूजर को डिफाइन करना है और एक वो जो मशीन को डिफाइन करना है, इसको इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग हम ट्रेन और टेस्ट कहते हैं। ठीक है, या ये कह लो टारगेटेड कॉलम अभी के लिए रख लो, ये टारगेटेड कॉलम हम कहते हैं और फीचर कॉलम हम कहते हैं। टारगेटेड कॉलम आपका वो कॉलम होता है जो आप एक यूजर को बता रहे होते हो कि भाई मुझे ये बताओ, फॉर एग्जांपल आप डायबिटिक हो या नहीं हो, कार की प्राइस है क्या हो सकती है इस कार की प्राइस। तीसरा ये हो सकता है कि भाई ईमेल जो है वो स्पैम है या नहीं है। ठीक है, मतलब मल्टीपल कंडीशंस है ना, मल्टीपल वेज है उस मशीन लर्निंग के उसको अंडरस्टैंड करने की। स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स के अंदर हम ये कर सकते हैं कि ये जो प्लेयर है ये आज जीतेगा या नहीं जीतेगा, या कौन से प्लेयर के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है। दीज आर ऑल द थिंग्स जो हमें यूजर को बतानी है, तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज अ टारगेटेड कॉलम। ठीक है। सेकंड थिंग आ जाती है जो कि हमारे पास होती है, जो कि हमें मशीन को अंडरस्टैंड करवानी है, दीज आर फीचर्ड कॉलम। सॉरी।
फीचर्ड कॉलम का मतलब क्या होता है? फीचर्ड कॉलम का मतलब ये होता है कि जो मल्टीपल फैक्टर्स जो उस टारगेटेड कॉलम को अफेक्ट करते हैं, या उस टारगेटेड कॉलम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसा भी उनका अफेक्ट है, वो बेसिकली टारगेटेड कॉलम के आंसर को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। दीज आर कॉल्ड एज फीचर्स। ठीक है। अगर आप कभी भी सुनो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ऑफ फीचर्स, या ये कह लो कि फीचर इंजीनियरिंग करनी है हमें, फीचर कह लो, एक और होता है इसको हम कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं, और एक और चीज कहते हैं फीचर, मुझे याद नहीं आ रहा। बेसिकली वी कॉल्ड इज फीचर सिलेक्शन, यस। फीचर सिलेक्शन हमें करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? दीज ऑल आर द टर्म्स जो कि बेसिकली रिलेट करती हैं जो आप मशीन को अंडरस्टैंड करवा रहे होते हो, और इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है आपके टारगेटेड कॉलम पे। ठीक है। अब मैंने आपसे शुरू में दो बातें कही, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है आप सबको, या कोई मसला हो रहा है? क्लियर है मैम। क्लियर है? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो मैंने आपसे एक बात कही कि हमारे पास टारगेटेड कॉलम होता है, जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें फीचर्ड कॉलम को अंडरस्टैंड करवाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब ये जो टारगेटेड कॉलम हमारे पास आता है, दिस टारगेटेड कॉलम कैन बी एक्चुअली रेफर्ड एज टू और मल्टीपल टाइप्स। ठीक है। अब वो क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता हो, टारगेटेड कॉलम की नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डेटा की नेचर को अंडरस्टैंड करना होगा कि बेसिकली हमारे पास डेटा है किस टाइप का। डेटा कैटेगोरिकल है या न्यूमेरिकल है? सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि अच्छा, टारगेटेड कॉलम का डेटा यस और नो में आ रहा है, या टारगेटेड कॉलम का डेटा प्राइस फॉर्म में आ रहा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये तो दो चीजें हो गई। फिर दूसरी चीज ये हो गई कि अच्छा, अगर यस और नो में आ रहा है, या ये कह लो कि प्लेयर का नेम आ रहा है, लेट सपोज प्लेयर का नेम कैन बी अ टारगेटेड कॉलम, कि भाई कौन सा प्लेयर आज जीतेगा, तो वो भी तो एक प्लेयर का नेम होगा। प्लेयर का नेम इटसेल्फ अ टारगेटेड कॉलम, एंड दिस टारगेटेड कॉलम हैज एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल वे में वो टारगेटेड कॉलम होगा। मतलब अगर टारगेटेड कॉलम की मैं बात करी तो हमें इस बात पे मुतफिका होना पड़ेगा कि हाँ, टारगेटेड कॉलम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डेटा की नेचर को अंडरस्टैंड करना होगा। अब डेटा की नेचर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इट कैन बी न्यूमेरिकल, इट कैन बी कैटेगोरिकल, इट कैन बी लाइक कि यस और नो। ठीक है। इसको इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग अगर मैं लेके जाऊं, मशीन लर्निंग में इस इन चीजों को हम कैटेगराइज करवाते हैं इन टू फॉर्मेट। फर्स्ट इज रिग्रेशन, सेकंड इज क्लासिफिकेशन, जस्ट टू नैरो डाउन द सॉल्यूशन। ठीक है। देखो, मशीन लर्निंग में हमारे पास 50 एल्गोरिथम है, सही। अब ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा मुमकिन नहीं है एज अ ह्यूमन, कि हम एक डेटा के ऊपर 50 के 50 लगा दें एल्गोरिथम। सही है। किसी ना किसी तरीके से हमें उन 50 एल्गोरिथम्स को नैरो डाउन करके लेकर आना पड़ेगा किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जहाँ पे हमारे पास 5 या 6 एल्गोरिथम्स रिमेनिंग हों। ठीक है। उससे भी ज्यादा हो सकता है, पर 50 नहीं हो सकते ऑब्वियसली। सही। वो जो नैरो डाउन करने की चीज है, उस नैरो डाउन करते हुए हमें टारगेटेड कॉलम को अंडरस्टैंड करना होता है। सही। टारगेटेड कॉलम हमें हेल्प करवाता है कि ठीक है, आप नैरो डाउन करते जाओ। नैरो डाउन करने में सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि आपका जो डेटा है वो रिग्रेशन फॉर्म में आ रहा है या क्लासिफिकेशन फॉर्म में आ रहा है। रिग्रेशन फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो जो डेटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है। सही। न्यूमेरिकल फॉर्मेट कैन बी लाइक कार की प्राइस क्या हो सकती है। सही है। आपके, या आप ये कह लो हाउसिंग प्राइस क्या हो सकती है। सही है। या अगर आप कार के फ्यूल को आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हो या फ्यूल टारगेटेड करना चाह रहे हो, दैट सपोज, तो फ्यूल जो है वो न्यूमेरिकल होगा, और वो भी तो आपका एक है ना, रिग्रेशन टाइप में आ सकती है। सही। मतलब कोई भी ऐसा कॉलम जो कि न्यूमेरिकल बिहेवियर शो कर रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एज अ रिग्रेशन। ठीक है। सेकंड टर्म मैंने आपसे कही क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर अगर बात करूँ तो क्लासिफिकेशन से आपको पता चल रहा होगा कि आप चीजों को क्लास में डिवाइड कर सकते, आप अपने टारगेटेड कॉलम को क्लास में डिवाइड कर सको। फॉर एग्जांपल, डायबिटिक है या नहीं है, यस और नो वाली सिचुएशन आ गई, ट्रू और फॉल्स वाली सिचुएशन आ गई, जीतेगा या नहीं जीतेगा इट्स सेल्फ इज अ ट्रू और फॉल्स वाली सिचुएशन, या यस और नो वाली सिचुएशन, या यस नो मे बी वाली सिचुएशन। मे बी तो एक फॉर्म हो सकता है ना कि हाँ, आज ये प्लेयर मे बी जीत जाए। ठीक है, वो भी हो सकता है। सही। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिसके अंदर आप ये कर सकते हो। दूसरा ये हो सकता है कि अगर हमें ये आइडेंटिफाई करवाना हो कि एक जो पर्सन है वो एशियन है या वो अफ्रीकन है। ठीक है। लोकेशन वाइज कह लो या उसके मतलब फीचर वाइज, एशियन
पर्सन की पर्सनालिटी और फीचर्स डिफरेंट होते हैं, अफ्रीकन पर्सन की पर्सनालिटी और फीचर्स डिफरेंट होते हैं। हम उन पर्सनालिटी और फीचर्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पर्सन हमारे सामने है दिस इज एशियन और अफ्रीकन, ठीक है। वो जो एशियन और अफ्रीकन इट्स सेल्फ अ वर्ड, बट ये दो क्लासेस बन रही है, एक एशियन क्लास बन रही है और एक अफ्रीकन क्लास बन रही है, ठीक है। समझाने का मतलब ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि क्लासिफिकेशन के अंदर आपका सिर्फ यस और नो ही हो, ट्रू और फॉल्स ही हो, मे बी हो, ये नहीं हो सकता। मल्ट ऐसा भी हो सकता है कि कैटेगरीज ऐसी हों जो कि आपके पास अल्फाबेटिकली कुछ अंडरस्टैंड करवा रही हो, लाइक एशियन और अफ्रीकन। इसी तरीके से लेट सपोज रोड एक्सीडेंट का अगर मेरे पास है, रोड एक्सीडेंट के अंदर मुझे ये आइडेंटिफाई करवाना है कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं दीज आर माइनर, मेजर और इंटरमीडिएट, ठीक है। अब बताओ ये क्या होगा, रिग्रेशन होगा या क्लासिफिकेशन होगा? आप बताओ। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं कह रही हूँ मेरे पास अ, मेरे पास जो है, क्लासिफिकेशन होगी मैम ये। एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन होगी। तुबा मैं क्वेश्चन रिपीट करूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। मेरे पास रोड एक्सीडेंट का डेटा है, ठीक है, और मेरा टारगेटेड कॉलम जो है वो एक्सीडेंट आइडेंटिफाई करवाना है। एक्सीडेंट आइडेंटिफाई करवाने का मतलब ये है कि माइनर इंजरी है, मेजर इंजरी है या इंटरमीडिएट इंजरी है। तो ये कौन से इसमें आएगा, रिग्रेशन में या क्लासिफिकेशन में? जी क्लासिफिकेशन में आएगा। क्लासिफिकेशन में आएगा। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है कि क्लासिफिकेशन में आएगा? क्योंकि इसमें तीन कैटेगरीज आ गई ना, तो हमें उसमें से किसी को डिसाइड करना है इसीलिए। एग्जैक्टली इसमें तीन कैटेगरीज आ गई जिसमें आपको पता चल रहा है कि ठीक है मेरे पास कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकती हूँ। एग्जैक्टली मिकाइल, आपने बिल्कुल सही बोला कि सॉलिड नेम्स है, आपके पास रेंज नहीं है। अगर एक रेंज आ जाएगी तो दैट मीन यू हैव अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। सही। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि व्हाट इज रिग्रेशन एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझाना क्यों इंपॉर्टेंट था कि रिग्रेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के जो मॉडल्स है ना, वो अपने डोमेन में रह के बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लीनियर रिग्रेशन की बात करूं, लीनियर रिग्रेशन इज मोस्टली 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 कैपेबल फॉर द न्यूमेरिकल रेंज, ठीक है। रिग्रेशन के ऊपर बहुत अच्छा वो इम्प्लीमेंट होता है रादर देन क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। उधर ही अगर मैं दूसरे मॉडल की बात करूं जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, जो कि इटसेल्फ अ रिग्रेशन है, बट वो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है आपकी क्लासिफिकेशन के ऊपर, नॉट रिग्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो वेन एवर हमारे पास डेटा आता है और हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि टारगेटेड कॉलम हमारा बिहेवियर क्या शो कर रहा है, उससे हमारे पास चूजिंग ऑफ एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग इज बिकम इजी फॉर अस। सही, उससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा अब ये एल्गोरिथम्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। और पर्टिकुलर कैटेगरी कौन सी होगी, रिग्रेशन होगी और क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। चलो, सेकंड इसके ऊपर आते हैं। ये समझा दिया कि रिग्रेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। अब एक दूसरी लेयर बनाते हैं। पहली लेयर तो हमारी बन गई, दूसरी लेयर हम ये बनाते हैं कि मेरे पास रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन तो आ गया, अब मैं आगे कैसे काम करूं? या बहुत आसान कर देते हैं कि मैं मशीन लर्निंग सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ, सब मुझे कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर सीखना पड़ेगा, पर ये स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आ गई? ये हमारे माइंड में सवाल आता है, भाई एआई और स्टैटिस्टिक्स कहाँ से कनेक्टेड है? सही है, ये सवाल हमारे हम सबके माइंड में आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। लेट्स सपोज मेरे पास, मैं स्टैटिस्टिक्स पे काम कर रही हूँ, ठीक है। मैंने स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक टेक्निक पढ़ी जो कि हम सब पढ़ते हैं, रिग्रेशन टेक्निक, ठीक है। वो टेक्निक बहुत आसान थी। उस टेक्निक ने बोला भाई हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, एक बेस्ट फिट लाइन खींचो जो कि उन तमाम डेटा पॉइंट्स को कवर करे, और इन फ्यूचर तुम किसी भी डेटा पॉइंट के ऊपर अपना न्यू डेटा जनरेट कर सकते हो। ये एक स्टैटिस्टिकली टेक्निक थी जो हम कह लो कि सिक्स क्लास से करते हुए आ रहे थे। बट इसके अंदर जो एक पॉइंट था जो कि हम सब इग्नोर कर रहे थे, दैट वाज द पॉइंट जो कि ये बात कह रहा था कि तुम नए पॉइंट के ऊपर अपना नया डेटा जनरेट कर सकते हो, किसी भी एक्स पॉइंट के ऊपर तुम कोई भी वाई निकाल सकते हो। दैट वाज द एक्चुअल थिंग जो कि साइंटिस्ट को थिंक करने पर मजबूर कर गई कि अच्छा, अगर मैं स्टेटिस्टिकली सिर्फ ये कर सकता हूँ कि मैं ट्रेन करवा दूं, मैं एक बेस्ट फिट लाइन निकलवा लूं,
अपने ओवरऑल डेटा की, और फिर मैं कोई भी एक्स लूं, उस एक्स पे मेरा वाई निकल सकता है विदाउट एनी कैलकुलेशंस, विदाउट एनी अदर थिंग्स, तो क्यों ना मैं इसको एक एल्गोरिथम की बेसिस पे करके देख लूं। सही है। दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट, कि क्यों ना मैं एक एल्गोरिथम क्रिएट करूं। एल्गोरिथम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट्स इट। ठीक है। आपने वो जो बेस्ट फिट लाइन खींची है, उस बेस्ट फिट लाइन को निकालने के लिए ही आपने कोई ना कोई मैथमेटिकल चीज तो इम्प्लीमेंट की होगी ना। ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने डायरेक्टली खींच ली हो वो लाइन। ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली हम ऐसा करते थे कि हमारे पास डेटा पॉइंट्स आते थे तो हम देख चेक करते थे कि कहाँ मेरे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छा उस लाइन के ऊपर सेट हो रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर कैसे सेट हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हम एज अ ह्यूमन करते थे। बट जब हम एल्गोरिथम की बात करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हम तुक्के तो नहीं मार सकते। हमें वहां पे कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसकी बेसिस पे वो एक लाइन जनरेट कर सके। तो वो जो फॉर्मूला हमें निकालने के लिए हेल्पफुल रहा, दैट फॉर्मूला वाज, अगर आप सबको याद हो कि हम जब भी रिग्रेशन की लाइन स्टैटिस्टिक्स में निकालते हैं, उसके बाद हम एक एरर निकालते हैं, मीन स्क्वायर एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हम निकालते हैं हर एक बेस्ट फिट लाइन के बाद स्टैटिस्टिक्स के अंदर। सही है। तो जो भी था, उसने बोला कि यार मैं एरर बाद में निकालने के बजाय पहले क्यों ना निकाल लूं, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बेस्ट फिट लाइन कैसी है। सही है। चलो, एक और दफा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें क्लियर हो सके। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? मैंने ये कहा कि मेरे पास मशीन लर्निंग है, और मुझे सब आके कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग को सीखने से पहले आपको स्टैटिस्टिक्स को सीखना इंपॉर्टेंट है। क्यों स्टैटिस्टिक्स को सीखना इंपॉर्टेंट है? दैट इज द क्वेश्चन दैट एवरीवन थिंक्स बिफोर लर्निंग मशीन लर्निंग। ठीक है। क्वेश्चन अराइव होता है दैट इज कमिंग फ्रॉम द क्लास 6 और 7, जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। हम एक टेक्निक पढ़ते हैं, रिग्रेशन टेक्निक। ठीक है। रिग्रेशन टेक्निक हमें अलाउ करती है कि आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है, आप अपना डेटा प्लॉट करो, और उस डेटा को प्लॉट करने के बाद एक बेहतरीन लाइन निकालो जो कि उस डेटा का क्या हो, एवरेज हो, या तो वो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर रही हो। एज अ ह्यूमन हम ये थ्योरी लेकर चलते हैं। सही। और जब वो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर रही हो, उसके बाद क्या कर लो, उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, मीन स्क्वायर रूट निकाल लो, सो दैट यू विल नो कि आपकी जो बेस्ट फिट लाइन है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज है उसके बीच का कितना डिफरेंस एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। सही। ये हम स्टेटिस्टिकली करते हैं। और ये करने का हमें फायदा क्या होता है कि हमें ये अलाउ हो जाता है कि जो जब जब हमने बेस्ट फिट लाइन निकाल ली, अब कोई भी हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी, हम उस एक्स की वैल्यू की बेसिस पे वाई अपना निकाल सकते हैं विदाउट एनी अदर फर्दर फॉर्मुलेशन और विदाउट एनी फर्दर मैथमेटिकल थिंग्स। राइट। दिस वाज द पॉइंट जहां पे साइंटिस्ट ने सोचा कि जब हम मैनुअली ये काम कर सकते हैं कि हम किसी भी एक्स पॉइंट के ऊपर वाई को निकाल सकते हैं, सो व्हाई नॉट टू डू दैट विद द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों ना हम एक एल्गोरिथम जनरेट कर लें, क्यों ना हम एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना दें जो कि इस काम को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना शुरू कर दें। ठीक है। वहां पे फिर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है मशीन लर्निंग का। सही। यहाँ तक क्लियर है या किसी के माइंड में कोई सवाल आ रहा है? ऑल क्लियर। चलो, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया आप सबको तो आगे बढ़ता है। अब ये तो हमें समझ आ गई कि सही है, अगर हम लोगों के पास स्टैटिस्टिकली ये समझ आ गया, ठीक है, हमने बेस्ट फिट लाइन निकाल ली, कर लिया, बट साइंटिस्ट ने परफॉर्म कैसे किया? ठीक है, ये एक माइंड में सवाल आता है कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि क्या एल्गोरिथम लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। साइंटिस्ट ने गया, दोबारा मैथमेटिक्स पे हम गए। ठीक है। मैथमेटिक्स पे हम पढ़ते हैं लाइन की इक्वेशन। इन आर नाइन्थ, मेरे ख्याल से 9th क्लास में या 10th क्लास में हम लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है। साइंटिस्ट ने कहा हम रिग्रेशन के अंदर कर क्या रहे हैं, हम रिग्रेशन के अंदर एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी मैथमेटिक्स डिफाइन करती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। वो मैथमेटिक्स में ऑलरेडी डिफाइन है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, मेरे पास डेटा पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, मुझे पता है एक्स के ऊपर वाई क्या है, मुझे पता है कि अगर मेरे पास 10 डेटा पॉइंट्स है, 10 डेटा पॉइंट का एक्स क्या है, 10 डेटा पॉइंट का वाई क्या है। ठीक है। और लाइन की इक्वेशन कहती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी।
सही है। मतलब मेरे पास वाई है, मेरे पास एक्स भी है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे सिर्फ बी और एम कैलकुलेट करना है। साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाया। सही है। ठीक है, मुझे वाई और बी, एम और बी कैलकुलेट करना है। चलो, बी भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बिकॉज बी इज कांस्टेंट। मैं कोई भी कांस्टेंट लगा दूं, मैं वन लगा दूं, मैं टू लगा दूं, मैं थ्री लगा दूं, मैं फोर लगा दूं, मैं कोई भी कांस्टेंट लगा दूं, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बी इज अ कांस्टेंट फैक्टर। फर्क पड़ता है एम से। ठीक है, बिकॉज एम इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। सही है। अब पॉइंट ये आता है, इस एम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये सवाल आता है साइंटिस्ट के सामने कि भाई इस एम को कैसे हम कैलकुलेट करें। उस एम पे उसको आया सवाल। ठीक है, एम, लाइन की इक्वेशन में एम डिफाइन क्या कर रहा है, एम का फिजिकल पर्पस क्या है। हमने बोला एम का फिजिकल पर्पस है स्लोप। मतलब जो आप लाइन खींच रहे हो, यस, जो आप लाइन बना रहे हो, चेंज ऑफ वाई ओवर चेंज ऑफ एक्स, एग्जैक्टली मिकाइल ने सही बोला। एम इज इक्वल टू स्लोप चेंज ऑफ वाई ओवर चेंज ऑफ एक्स। ये आपका वाई कैसे चेंज हो रहा है जब आपका एक्स चेंज हो रहा है, वो उस चीज को डिफाइन करता है। सही है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर मुझे एक्स की वैल्यू पता है और मुझे वाई की वैल्यू पता है, अगर मैं दो एक्स और दो वाई का डिफरेंस निकाल के उसको डिवाइड करवा दूंगी तो दैट्स मीन मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। सही। y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, अगर मैंने ये कर लिया तो मेरे पास स्लोप आ जाएगा। ठीक है। तो अच्छा चलो, ये भी मैथ्स ने हमें बता दिया। अब मैथ्स ने तो सारे फॉर्मूलाज हमें दे दिए, हमें तो सिर्फ एल्गोरिथम में डालना है। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बट एक चीज थी जो अभी भी उनको खल रही थी, वो ये थी कि हमें बेस्ट फिट कैसे पता चलेगी। हम तो ह्यूमन बीइंग, तो ब्रेन तो क्या करता था, डेटा को चेक करके बताता था कि बेस्ट फिट लाइन क्या होगी। एल्गोरिथम को कैसे पता चलेगा कि बेस्ट फिट लाइन क्या होगी, ये वाला क्वेश्चन था उनके सामने। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम मिनिमम के ऊपर, मिनिमम कांस्टेंट के ऊपर या मिनिमम एम के ऊपर एक लाइन क्रिएट करवाते हैं। सही। और उस लाइन का हम निकालते हैं मीन स्क्वायर एरर। अगर मीन स्क्वायर एरर सबसे हाई है, दैट्स मीन वो ज्यादातर पॉइंट जो एक्चुअल टारगेटेड पॉइंट्स है उससे क्या है, बहुत दूर है। सही। क्योंकि हमें पता है अगर एक्चुअल टारगेटेड पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट के ऊपर और जो बेस्ट फिट लाइन का पॉइंट है, अगर उसके बीच का डिफरेंस कम है, मीन स्क्वायर एरर उसी को ही कहते हैं ना कि डिफरेंस कम हो, उसका डिफरेंस कम है तो दैट्स मीन कि हमारी बेस्ट फिट लाइन डेटा पॉइंट्स को कवर कर रही। लेकिन अगर उसका डिस्टेंस ज्यादा है, दैट्स मीन वो डेटा पॉइंट्स को कवर नहीं कर रही है। सही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीन स्क्वायर एरर ड्यूरिंग द एल्गोरिथम ही कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। अब वो जो कैलकुलेशन थी उससे उनको पता चलता गया कि कौन सी लाइन उनकी ऐसी है जो कि कम से कम एरर डिफाइन कर रही है विद रेस्पेक्ट टू द एक्चुअल कॉलम। ठीक है। ये सब अभी जितना भी हमने पढ़ा है, ये सब हम करेंगे सॉल्व मैथमेटिकली भी, और इसका आप लोग खुद एल्गोरिथम भी बनाओगे मेरे साथ बैठ के। ठीक है। पूरी हम इक्वेशंस निकालेंगे, इक्वेशंस को हम पुट करेंगे एल्गोरिथम में, और एल्गोरिथम हम अपना एक लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम जनरेट करेंगे। सही है। यहाँ तक किसी को कोई भी सवाल है तो वो मुझसे सवाल कर ले। प्रिडिक्शन में मसला नहीं आएगा क्योंकि बेसिकली हाँ, पॉइंट अच्छा है मिकाल का। मिकाल ने ये कहा है कि दो पॉइंट्स के लाइन का डिफरेंस सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होगा। और हर लाइन के लिए, अच्छा देखो, हम लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हर लाइन का स्लोप चेंज होगा, बेसिकली बाकी में स्लोप चेंज होगा। तभी हम बार बार कह रहे हैं कि वो मीन स्क्वायर एरर निकालेगा, और उस एरर की बेसिस पे वो क्या करेगा, आपकी लाइन को बार बार चेंज करता रहेगा, आपके स्लोप को बार बार चेंज करता रहेगा। ठीक है। बेसिकली एम एंड बी आर योर वेट्स। सही। इसको हम मजीद आगे जब लिखे जाएंगे ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये वाला जो आपका पॉइंट है, इसको आप जब आगे एल्गोरिथम के फॉर्म में लेकर जाओगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा निकाल। ठीक है। सही है। अच्छा, एल्गोरिथम से जाने से पहले एक चीज है जो आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। सही। और वो क्या है,
मैं आप लोगों के साथ जब डिस्कशन कर रही थी रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन की, उसी के साथ मैंने एक और डिस्कशन की थी आपसे कि हम मशीन को भी डेटा देते हैं जो उस डेटा को अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, वो तो हमने एल्गोरिथम की बात कर ली, लेकिन उससे पहले जो फीचर्स आते हैं उन फीचर्स को भी तो हमें हैंडल करना होता है ना। ठीक है, उन फीचर्स को अंडरस्टैंड करना होता है कि वो फीचर्स क्या हमें बता रहे हैं। सही। उन फीचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, सॉरी, उन फीचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक नोटबुक आप सबके सामने लेकर आ रही हूँ, जो कि नॉट लाइक दैट कि वो आपको बहुत अच्छा कोई देंगी, बट आप लोगों को एक गाइडेंस मिल जाएगी कि हर मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए। सही। मेरी स्क्रीन आ रही है आप सबके सामने? जी आ रही है मैम। गुड। चलें स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले इन एआई, चाहे वो मशीन लर्निंग का डोमेन हो, चाहे वो कंप्यूटर विजन का डोमेन हो, चाहे वो किसी भी चीज का डोमेन, एआई में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। सही। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट से क्या मुराद है? लेट सपोज मैंने आपसे एक बात कही थी स्पोर्ट्स पर, कि आज कौन सा प्लेयर जीतेगा। सही, कौन से प्लेयर जीते में, लेट सपोज मेरे पास दो प्लेयर्स हैं। ये कह लो कि बैडमिंटन का है गेम, और उसके अंदर दो प्लेयर्स। सही। अब मैं कह रही हूँ एक प्लेयर ये है, एक प्लेयर ए है, एक प्लेयर बी है। सही है। अब मैं आपसे कहती हूँ कौन सा प्लेयर जीतेगा, ए जीतेगा या बी जीतेगा? सही। ये एक सवाल हो गया। आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गई? आपको पता है आपका प्लेयर का नेम आएगा, प्लेयर नेम कैन बी ए प्लेयर और कैन बी बी प्लेयर, या आपका एक बन गया टारगेटेड कॉलम। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो सकता है? प्लेयर ए है, उसकी हिस्ट्री ये है, मुझे बता सकते हो या जीतेगा या नहीं जीतेगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो गई आपकी पूरी की पूरी। वहां पे आप क्या कर रहे थे? आप दो प्लेयर्स के बीच में काम कर रहे थे, यहाँ पे आप सिंगल प्लेयर की बेसिस के ऊपर काम कर रहे हो। आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि जब आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हुई तो आप देखो आपका वे ऑफ डेटा या नेचर ऑफ डेटा जो है वो भी चेंज हो गया। जहां पे मैं दो प्लेयर्स की बात करी थी, वहां पे मुमकिन था कि दोनों प्लेयर्स में से किसी एक का नाम आएगा। ठीक है। इट कैन नॉट बी लाइक कि वो आपका क्लासिफिकेशन में या वो आपका रिग्रेशन में। ठीक है, वो आपको बनाना पड़ेगा उसको क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन में। ठीक है, कैसे बनाओगे? अगर प्लेयर ए जीतता है तो आप लिखोगे ए, अगर प्लेयर बी जीतता है तो आप लिखोगे बी, और पीछे की सारी चीजें वही की वही रह जाएंगी। तो आप उसको क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करोगे? डिवाइड कर। सही है। सेकंड टर्म पे भी क्या हो रहा है कि आपके पास एक प्लेयर है। अब उस एक प्लेयर को अगर आप देखो कि या जीतेगा या नहीं जीतेगा, अब बताइए क्लासिफिकेशन में आएगा या रिग्रेशन में आएगा? हम्म। कौन बताएगा? क्लासिफिकेशन, एग्जैक्टली। ये किस में आ गया? ये भी क्लासिफिकेशन में आ गया। सही। एक और एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट सपोज आपके पास एक्स रोड एक्सीडेंट का डेटा है। ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ कि एक्सीडेंट की नेचर कैसी है ये आइडेंटिफाई करो। माइनर इंजरी है, मेजर इंजरी है, इंटरमीडिएट इंजरी, ये आपका एक हो गया केस। दूसरा केस ये हो सकता है मैं आपको ये कह दूं कि रोज कितने एक्सीडेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं ये बता दो। ठीक है, मतलब रोज दिन में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक हो रहा है, दो हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 15 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? अब बताओ जो पहली वाली एग्जाम्पल थी और जो दूसरी वाली एग्जाम्पल थी, उनमें से रिग्रेशन कौन सी है और क्लासिफिकेशन कौन सी है? जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली। क्लासिफिकेशन फर्स्ट है, रिग्रेशन आपकी क्या हो गई? सेकंड हो गई। ठीक है, मलिया ने सही बताया। सही। तो आपको समझ आ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका नेचर ऑफ डेटा भी चेंज कर सकती है। और जब नेचर ऑफ डेटा चेंज हो गया दैट्स मीन आपका नेचर ऑफ एल्गोरिथम चेंज हो गया। जब एल्गोरिथम चेंज हो गया दैट्स मीन यू आर नाउ वर्किंग, यू आर नैरो डाउन योर एल्गोरिथम सर्च। ठीक है। तो ये मकसद था प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करने का। अब लेट सपोज मेरे पास ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, योर टास्क इज टू प्रिडिक्ट मीडियन हाउस वैल्यूज इन कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट, गिविंग द नंबर ऑफ फीचर्स फ्रॉम दीज डिस्ट्रिक्ट।
अब ये मेरे पास डेटा है, इसने मुझे बोला है मीडियन हाउस वैल्यू, ये रही मीडियन हाउस वैल्यू। सही। इसको मुझे कैलकुलेट करना है। अब बताओ ये कौन सा मेरे पास है ना प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको टारगेटेड कॉलम रख रही हूँ तो। रिग्रेशन, एग्जैक्टली ये रिग्रेशन। अब लेट सपोज मैं अपना टारगेटेड कॉलम ये रख देती हूँ ओशियन प्रॉक्सिमिटी। ओशियन प्रॉक्सिमिटी के अंदर हमारे पास ये ओवरऑल डेटा है। सही है। अब बताओ ये कौन सी प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन, एग्जैक्टली। देखो अब आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि ठीक है मेरे टारगेटेड कॉलम की बेसिस पे मेरा जो नेचर ऑफ डेटा है वो चेंज हो रहा है। अगर मेरा क्लासिफिकेशन होगा तो मैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाऊंगा, अगर मेरा रिग्रेशन होगा तो मैं रिग्रेशन एल्गोरिथम। सही। तो ये आपकी पहली चीज थी जो मुझे समझानी थी कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। देन वी हैव लोड डेटा। अच्छा ये सारी चीजें आपके पास पांडास के हैं जो आप करके आ चुके हो। सही, हम इसको गो थ्रू करेंगे। फिर अगर इनमें से आपको कुछ चीजें नहीं आती होंगी तो ये आपको पढ़नी पड़ेंगी खुद से। सही। लेट सपोज पहले तो हम डेटा को लोड करेंगे, हमें डेटा चाहिए सबसे पहले, तो डेटा लोड करने के लिए हम रीड सीएसवी यूज करते हैं। फिर हमने डेटा को शो करना है तो हम हेडर यूज कर लेते हैं, ये डेटा की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए है। हमारे पास ओशन प्रॉक्सिमिटी एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था कॉलम, तो उसको उसकी यूनिक वैल्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए हमने वैल्यूज काउंट लगाया कि कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी के ऊपर कितने डेटा एग्जिस्ट करता है, कितना डेटा एग्जिस्ट करता है। सबसे कम आयरलैंड पे करता है, सबसे ज्यादा लेस देन 1 एच ओशियन पे करता है। सही है। ये हमें आइडेंटिफाई हो गया, ये हमें डिस्क्राइब कर दिया। इसके बाद अच्छा इधर आते हैं हम लोग। एक चीज जो आपको समझने की चीज है, आपको क्या लगता है कि ये जो हम डिस्क्राइब करवाते हैं पांडास में, ये सिर्फ ऐसे ही डिस्क्राइब करवाते हैं, मतलब इसका कोई पर्पस है या नहीं अकॉर्डिंग टू यू। हम्म। कंपैरिजन करने में आसानी होती है। ओके। डेटा की डिटेल्स के लिए ओवरव्यू नहीं, बेसिकली ये आपको स्टेटिस्टिक्स बताता है डेटा की। सही। डिस्क्राइब का जो फंक्शन होता है ये आपको डेटा की स्टेटिस्टिक्स बता रहा होता है। कैसे बता रहा होता है, लेट सपोज आपके पास काउंट आ रहा है, काउंट ये बताता है कि ओवरऑल आपके पास डेटा कितना। अगर आप यहाँ पे देखो तो सब जगह पे सेम है डेटा, 220,640। ठीक है। सिवाय इस एक के 220,433 यहाँ पर आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ डेटा है जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। सेकंड आता है मीन, कि अच्छा हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड है उसका एवरेज अगर हम निकालें तो ये निकलेगा, लैटिट्यूड का ये है, बाकी तमाम का ये है। सही। अच्छा मीन किस तरीके से हेल्पफुल होता है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन है। सही। फिर मिनिमम है यहाँ पे, कि मिनिमम आपका -124 है और ये सब है। अगर आप देखो मिनिमम आपका -124 है और मैक्सिमम आपका 114 है। इसका मतलब आपकी मिनिमम वैल्यू जो कि उस कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करती है वो ये है, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो उस कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करती है वो ये है। ठीक है। हमारा जो कॉलम था मीडियन हाउस को वैल्यू, उसके अंदर अगर आप देखो तो आपके पास मिनिमम जो वैल्यू हाउस की वैल्यू जो है वो 15,000 है, और जो मैक्सिमम हाउस की जो वैल्यू है वो आपकी 5 लाख है आई थिंक। ठीक है। देखो कितना डिफरेंस है। हम इससे ये बता सकते हैं कि हमारे पास एक घर है जो 15,000 तक का भी है, और एक घर है जो 5 लाख तक का भी है। See? ये हमें पता चलता है इससे। 75% मतलब ये होता है, ये परसेंटाइल होते हैं। ये परसेंटाइल आपको ये बताता है कि आपका जो डेटा 25% अगर आपका डेटा निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू क्या बनती है, 50% डेटा की वैल्यू क्या बनती है। अच्छा 50% और मीन आपका हमेशा सेम होगा।
क्योंकि 50% आपका मतलब होता है कि आप डेटा के मिड में है हो, और मीन आपका क्या कहता है, एवरेज ऑफ योर डेटा। तो ये दोनों उमूमन आपके सेम होंगे। अगर कभी ऐसा हो तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो आगे पीछे, लेकिन वो ज्यादातर आपके सेम ही रहता है। ठीक है। इसके अलावा 75% ये क्वार्टाइल आपके कहलाते हैं। ये जो क्वार्टाइल्स होते हैं ना, ये बेसिकली आपको आउटलायर्स को हैंडल करने में हेल्प कर रहे होता है। आउटलायर्स क्या होता है? आउटलायर्स वो होते हैं जो कि एक डेटा के बियॉन्ड कोई डेटा हो जाए तो उसको हम आउटलायर कहते हैं। से उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहे हो। ठीक है। मैम, बताने का मकसद ये है जी। 50% मीडियम नहीं बताता हमें। मीन बताता है ना। मीन बताता है, मीडियन नहीं। मीडियन नहीं बताता, मेरे ख्याल से मीन बताता है। आप सब मीन मुझे तो मैम कन्फर्म एवरेज बताते हैं। होता है। मीडियन तो ओ, मिड वैल्यू मीडियन होती बताता है है। ना। ओके ओके, मीडियन बताता है, जी। चले। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ठीक है। मीडियन आपको बता रहा होता है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। सही है। तो मतलब अब आपको पता चल रहा है, आपका मीडियन भी यहाँ से पता चल रहा है, आपको मीन भी यहाँ से पता चल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका तब काम आता है जब आप टाइम सीरीज डेटा के ऊपर काम करते हैं। टाइम सीरीज डेटा के ऊपर आपका ये हो रहा होता है कि टाइम सीरीज डेटा के अंदर हमें ये चेक करना होता है कि आपका मीडियन और सॉरी आपका मीन और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बिल्कुल सेम या कनेक्टेड हो आपस में। उससे ये पता चल रहा होता है कि आपके डेटा के अंदर बहुत ज्यादा कोई अपर और लोअर गैप नहीं है। आपका डेटा बिल्कुल एक ना सही स्मूथ लाइन की तरफ फॉरवर्ड होगा। सही मतलब आपके मीन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम कोई चेंज नहीं आ रहा। वो आपको ये बताता है, और वो हमें टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर चेक करना। जी। मतलब ये जो अगर आप डिस्क्राइब लिख रहे हो, दिस डिस्क्राइब इज एक्चुअली शोइंग यू अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स थिंग्स। सही है। सो या दिस इज ऑल अबाउट इट। इसके बाद अनदर वे हम ये चेक कर लेते हैं कि दूसरा तरीका हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं अपने डेटा को अंडरस्टैंड करने का, हम डेटा को प्लॉट करते हैं। ठीक है। डेटा को प्लॉट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप चेक करो तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि डेटा किस तरफ है, पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है। डेटा के अंदर कितनी स्पाइक्स आई हुई है, कितनी लोअर स्पाइक्स हैं, कितनी हायर स्पाइक्स हैं। डेटा के अंदर आउटलायर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आउटलायर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, जो कि आप इस डेटा को विजुलाइज करके भी कर सकते हो। ठीक है। ये जो आपके स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स वो स्टेप्स हैं जो आप हर मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर लिव करते हो। क्यों? क्योंकि आपको इससे आपके डेटा के बारे में अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। अब डेटा को अंडरस्टैंड ही क्यों करना है? डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए करने का फायदा ये होता है कि जब हमें डेटा के बारे में बहुत सारी चीजें पता होती है तो हम उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू द लर्निंग वे। क्योंकि आपको मैं एक चीज बताऊं तो ये चीज है कि हमारे जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, दीज आर नॉट दैट मच कैपेबल कि वो आपके डेटा को इट्स सेल्फ जो है बहुत रॉ डेटा की तरीके, रॉ डेटा भी अगर हम पास करें तो उसको भी अंडरस्टैंड कर लें, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छी एग्जाम्पल जिसकी होती है वो ये है कि अगर आपके पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, उसको आप कैटेगोरिकल डेटा पास करोगे वो आपको एरर रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर कभी काम नहीं करता, मुझे न्यूमेरिकल डेटा प्रोवाइड कर। मैं न्यूमेरिकल डेटा को अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकता हूँ रादर देन कैटेगोरिकल डेटा। अब लेट सपोज यहाँ पे आपके पास एक कॉलम है जो कि ओरिजिन प्रॉक्सिमिटी का कॉलम है, दैट इज अ कैटेगोरिकल डेटा। क्या आप इस कॉलम को पास ही नहीं करोगे? ऐसा नहीं करोगे। आप इस कॉलम को दोगे डेटा, क्योंकि इस कॉलम का भी एक अपना इम्पैक्ट है डेटा के ऊपर। ठीक है। तो आपने क्या करना होगा? आपने इस कॉलम को चेंज करना होगा। किस कॉलम में? न्यूमेरिकल कॉलम। Second example, you can see here there is an outlier exist here, right? अब आउटलायर वाले डेटा को आपको क्या लगता है कि आउटलायर वाले डेटा बहुत अच्छा डेटा होगा? आउटलायर का डेटा क्या मैनिपुलेट नहीं कर सकता आपकी टारगेटेड कॉलम की वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में? व्हाट डू यू थिंक गाइस? कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, आउटपुट चेंज हो जाएगी बिल्कुल। एग्जैक्टली आउटपुट को अफेक्ट कर सकता है। जब वो चीज आउटपुट को अफेक्ट कर सकती है तो हमें उस चीज को एल्गोरिथम में पास करने से पहले ही क्या करना होगा? चेंज करना होगा, उसके ऊपर वर्क करना होगा। वरना अगर अक्सर आपने सुना होगा कि आपका जो डेटा है, सॉरी आपका जो एल्गोरिथम है, वो ओवरफिटिंग की तरफ चला गया या अंडरफिटिंग की तरफ चला गया। ठीक है। ये आपने अक्सर सुना होगा मशीन लर्निंग इंजीनियर से। उसका
मकसद क्या होता है उसका? मकसद ही यही होता है कि आपको ये पता चल रहा होता है कि जो आपका डेटा है वो गलत डेटा पे ट्रेन हो रहा है या वो सही डेटा पे ट्रेन हो रहा है। मतलब अगर ओवरफिट हो गया इसका मतलब ये है कि वो ना ट्रेनिंग पे सही जा रहा है ना वो टेस्टिंग पे सही जा रहा है। ठीक है। अगर अंडरफिट हो गया तो मतलब ट्रेनिंग पे तो बहुत अच्छा है, टेस्टिंग पे बहुत बुरा है। ठीक है। तो ये इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें मशीन लर्निंग के अंदर ये सारे काम करने पड़ते हैं। डीप लर्निंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। डीप लर्निंग बहुत आसान है। डीप लर्निंग कहती है बस मुझे एज इट इज डेटा दे दो, मैं खुद ही उसकी सारी चीजें अपनी तरफ से अंडरस्टैंड कर लूंगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है और कौन सी चीज को कैसे हैंडल कर। ठीक है। तभी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जो है वो काफी ज्यादा टाइम लगाते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है। फिर उसके बाद हम डेटा को स्प्लिट करते हैं। ठीक है। ट्रेन और टेस्ट में, अब ट्रेन और टेस्ट क्या होता है कोई मुझे बताएगा? या मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि ट्रेन क्या हो सकता है और टेस्ट क्या हो सकता है? ट्रेन डाटा होता है जिसपे हम मॉडल को प्रिपेयर करते हैं, और टेस्ट डाटा जिसपे हम फिर टेस्टिंग करके मॉडल से आउटपुट लेते हैं। एग्जैक्टली exactly. ट्रेन डेटा आपका वो डेटा होता है जिस पर आप एल्गोरिथम को क्या कर रहे होते हो? ट्रेन कर रहे होते हो। एल्गोरिथम को बता रहे होते हो कि ये मेरा डेटा है, इस डेटा का आउटपुट ये है, टारगेट कॉलम ये है, इसके फीचर्स ये हैं, तो फीचर्स को अंडरस्टैंड करो और मुझे टारगेटेड कॉलम को क्या करके दो। सॉरी। तुम ट्रेन फीचर कॉलम को अंडरस्टैंड करो और उस फीचर कॉलम की बेसिस पे मैंने डिफाइन किया हुआ जो ट्रेन टारगेटेड कॉलम है उसको अंडरस्टैंड करके अपने अपने आप को ट्रेन करो। टेस्ट डेटा ये होता है कि ओके आपने आपने एल्गोरिथम को ट्रेन करवा लिया। अब आप उस एल्गोरिथम को चेक कर रहे हो कि वो आपको रिजल्ट कैसा दे रहा है, क्या वो सही रिजल्ट दे रहा है या वो गलत रिजल्ट दे रहा है। तो आपने क्या करना होता है, होता आपके पास एक ही डेटा है, आप उस डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो। एक पार्ट होता है ट्रेन सेट, दूसरा पार्ट होता है टेस्ट सेट। ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप अपने डेटा के अंदर, बाय द वे जब हम आउटलायर्स पे ट्रेन नहीं कर रहे तो जब ये मॉडल बन जाएगा तो ये आउटलायर्स। मिकाइल अपना क्वेश्चन कीजिएगा माइक पे। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग आउटलायर्स पे ट्रेन नहीं कर रहे हैं ना, तो वो जब हमारा मॉडल बन जाएगा और हम जब इससे कुछ प्रेडिक्ट करवाना चाह रहे होंगे, तो वो आउटलायर वाले सिनेरियोस प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएगा, राइट? वो रॉन्ग प्रेडिक्शन देगा उसकी, आउटलायर सिनेरियोस की। नहीं, क्यों रॉन्ग देगा? उसी की वजह से हमें शफल करना होता है अपने डेटा को। अच्छा, जरूरी नहीं है जिस पर हमने ट्रेन करा उसी का राउंड दे, वो लाइक आउटलायर्स भी प्रेडिक्ट कर देगा। देखो आउटलायर्स प्रिडिक्ट करने के, अच्छा लेट सपोज अगर आपके पास आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपके हिसाब से क्या सबसे बेस्ट थिंग चीज है? कि हम पहले उस आउटलायर को खत्म करें या बाद में उस आउटलायर को खत्म करें? मेरे ख्याल से पहले कर दे, क्योंकि वो फिर ट्रेनिंग में मसले करेगा। ठीक है। ट्रेनिंग में अगर आप उसका आउटलायर को खत्म कर देते हो और लेट सपोज टेस्टिंग के दौरान वो आउटलायर आ जाता है, फिर क्या करोगे? यही सोच रहा था कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसको नहीं, टेस्ट में। देखो ट्रेनिंग जब हम तब इसको जो स्प्लिट करने का रीजन था ना वो यही रीजन कि हम अपनी चीजों को जितना भी हम अपनी चीजों को सही कर सकते हैं वो हम ट्रेनिंग के अंदर कर लें। सही। सही है, ताकि जब टेस्टिंग के लिए उसको दें तो वो हमें उन्हीं चीजों के ऊपर बता सके कि क्या वो सही टेस्ट ट्रेन हुआ है कि नहीं हुआ। सही में। सही। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये एक तरीका है कि आप डायरेक्टली एसके लर्न के थ्रू, मॉडल सिलेक्शन के थ्रू आप ट्रेन और टेस्ट कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। दूसरा वे ये है जो कि आप बाय मैनुअली भी आप कर सकते हो, शफल और स्प्लिट करके डेटा। ठीक है। ये दूसरा तरीका है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, देख लीजिएगा इसको। अगर ना समझ आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे? अच्छा, एक चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही थी कि यहाँ पे हम ओवरऑल डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। अब देखो ये मीडियन हाउस वैल्यूज आ रही। मीडियन हाउस वैल्यू हमारा क्या है, बता सकता है? ये क्या है बेसिकली ये वाला कॉलम? हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
मीडियन हाउस वैल्यू बेसिकली आपका क्या है, कौन सा कॉलम है? हाउस वैल्यू का मीडियन तो है, ये तो मुझे पता है, मीडियन हाउस वैल्यू का नाम से पता चल रहा है कि मीडियन हाउस वैल्यू का मीडियन है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ ये कॉलम इटसेल्फ क्या है हमारे लिए? क्या हो गया? ये इटसेल्फ कॉलम क्या है हमारे लिए? डेटा का तो कॉलम है, ये भी मुझे पता है। क्या हो गया इतनी देर में आप टारगेट। सब? एग्जैक्टली, टारगेट कॉलम है। इतनी देर में भूल गए आप सब? चलो, टारगेट कॉलम का मतलब है कि ये वो कॉलम है जो हमें एंड में यूजर को शो करना है। सही है। यूजर को हमें ये बताना है कि मीडियन हाउस वैल्यू आपकी कितनी है। सही। अब ये जो टारगेट कॉलम है इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हम पहले अंडरस्टैंड तो करें कि टारगेट कॉलम बेसिकली कह क्या रहा है, या टारगेट कॉलम एक्चुअली में काम क्या कर रहा है, एक्चुअली में इंफॉर्मेशन कौन सी प्रोवाइड कर रहा है। तो टारगेट कॉलम की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और कॉलम बना रहे हैं जो कि इनकम कैटेगरी का कॉलम है। और इनकम कैटेगरी में हम क्या पास कर रहे हैं कि हम हाउसिंग मीडियन इनकम को पास कर रहे हैं, और उससे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकम हमारी आ रही है या जो भी हमारे पास यूजर है उसकी मीडियन इनकम कितनी, कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई करती है। अब कौन सी कैटेगरी का मतलब ये कि पहली कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में, तीसरी कैटेगरी में, पांचवी कैटेगरी में, ये हमारे पास कैटेगरीज है। अब ये जो कैटेगरीज हैं वो डिवाइड कैसे हो, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। वो डिवाइड ऐसे हो रही है कि हम लोगों ने बोल दिया कि 0 से लेके 1.5 तक की ले लो, 1.5 से 3, और 3 से लेके 4.5, 4.5 से लेके 6, और 6 के बाद जितनी भी है वो आप क्या कर दो, इनफाइनाइट उस पे ऐड कर। सही। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, ये जो मीडियन इनकम है, मीडियम इनकम जो है आपकी, बेसिकली ये वाला कॉलम है आपका। सही। और इसका जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 0.4, और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसकी क्या है, 50। ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ऐसा ना हो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि मिस क्या कह रही हैं। तो ये चीज है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू 0.4 से है और मैक्सिमम वैल्यू 15 है, तो उसको क्या कर दो, उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी, जो 0 से स्टार्ट होके 1.5 तक की जाएगी। सही। सेकेंड कैटेगरी क्या होगी, जो 1.5 से स्टार्ट होके 3 तक जाएगी। थर्ड कैटेगरी क्या होगी, जो 3 से स्टार्ट होके 4.5 तक की जाएगी। ये बिन्स हम बना रहे हैं बेसिकली, एक पर्टिकुलर रेंज के हम बना रहे हैं कि भाई ये बिन्स आपकी बननी चाहिए। ठीक। और 6 के बाद की जितनी भी है ना वो सब आपकी इनफाइनाइट तक चली जाएगी। सही। तो ये हम कैटेगरीज बना रहे हैं और उसको हम लेबल भी इसी तरीके से दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। सही। और फिर इसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। अब बताओ कौन सी इनकम कैटेगरी ऐसी है जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट है? कौन बताएगा? थर्ड वाली जो है 3.3 से थ्री। 4.5 वाली। एग्जैक्टली exactly. आप ये कह लो 3 से लेके 4.5 तक की जो कैटेगरी है उसके अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनकम कैटेगरी वो कहलाई जा रही है। लेकिन हाईएस्ट इनकम कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारे पास, अगर हम चेक कर लें दोबारा से, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि कहाँ गया, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे कहीं पे? या ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमने खुद से बनाया है? हाँ, वैल्यू काउंट करके हमने बनाया हुआ है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर किस तरीके का आपकी वैल्यू काउंट इनकम कैटेगरी क्या आ रही है, ये हमने खुद बनाया हुआ है। सही है। तो ये बताने का मकसद ये है आपको, ये बेसिकली बिल्कुल करेक्ट नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग कोई चीज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट हम कर रहे होते हैं तो उसको किस तरीके से लेकर चलता है। सही। उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना होता है कि किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमने इनकम कैटेगरीज डिफाइन कर ली यहाँ पे, और फिर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हमने बता दिया कि जो इनकम कैटेगरी 3 से लेके 4.5 तक की आ रही है उसका नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो हद से ज्यादा हाईएस्ट आ रहा है। अब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ क्या डिफाइन कर रहा है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कहाँ से आ रहा है। ठीक है, वो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैसे आ रहा है। सही है, क्लियर हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। सही। फिर उसके बाद स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। अच्छा, स्कैटर प्लॉट बनाने का रीजन क्या होता है। अच्छा, ये मल्टीपल प्लॉट्स होंगे जो आपने मैटप्लॉट लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी अंडरस्टैंड किए हुए होंगे कि इन प्लॉट्स का रीजन क्या होता है। आप सबको पता है ना प्लॉट्स पीछे से क्या डिफाइन कर रहे होते हैं, आप सबको नहीं पता कि प्लॉट्स पीछे से क्या डिफाइन कर रहे होते हैं। हेलो, नहीं पता। अच्छा, स्कैटर प्लॉट, अच्छा स्कैटर प्लॉट आपका जब भी आता है ना इस तरीके का, देखो हम लोग ये समझते हैं कि स्कैटर प्लॉट हमें ये बता रहा होता है कि हमारा डेटा किस तरीके से स्कैटर्ड है। ठीक है, बट इन मशीन लर्निंग ऐसा नहीं होता। मशीन लर्निंग में स्कैटर प्लॉट आपको ये बता रहा होता है कि आपके डेटा का रिलेशन कैसा है आपके दूसरे डेटा के साथ। ठीक है, अब रिलेशन की क्या बात करनी है आप में ये बता दें। रिलेशन मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि आपके जो फीचर्ड कॉलम होते हैं या एक्स और वाई कॉलम है आपका, लेट सपोज एक्स और वाई कॉलम कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब अगर एक्स बढ़ रहा है तो आपका वाई भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर आपका वाई इंक्रीज हो रहा है तो आपका एक्स भी इंक्रीज होगा। ये आपका होगा डायरेक्ट रिलेशन। दूसरा रिलेशन होता है कि अगर आपका एक्स इंक्रीज हो रहा है तो आपका वाई डिक्रीज हो सकता है, दैट इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। कि एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज लाजमी डिक्रीज होगी। अगर वाई बढ़ेगा तो एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्कैटर प्लॉट बेसिकली आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करता है स्कैटर प्लॉट। अगर आप अभी आप देखो तो आपका स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, यूजुअली आपका जो स्कैटर प्लॉट होता है वो यूं आता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप देखो तो ये बता रहा है कि अगर लैटिट्यूड हाई है तो लॉन्गिट्यूड क्या है, सबसे लो है। ठीक है, माइनस में सबसे लो होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। मैं कहा था सबसे हाईएस्ट। वन -114 बड़ा है, -124 बड़ा है। 114 बढ़। 114 बड़ा है। ठीक है, तो -124 क्या है, कम है। राइट, तो वो बता यस रहे हैं मैम। कि लॉन्गिट्यूड कम है तो लैटिट्यूड आपका सबसे ज्यादा क्या है, हाईएस्ट है। जहां आपका लैटिट्यूड कम होता जा रहा है वहां लॉन्गिट्यूड क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। दैट्स मीन ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है जिसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। ठीक है, स्कैटर प्लॉट आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा होता है कि आपका आपके कॉलम के साथ वट एवर कॉलम यू आर गेटिंग इसके साथ आपका रिलेशन किस टाइप का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सही है। इसके साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बता दें, हम उसके साथ 2 से 3, मतलब यहाँ पे तो हमने 2 कॉलम का रिलेशन निकाला है, हम 3 से 4 कॉलम का भी रिलेशन निकाल सकते हैं जो यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, कि ओके फाइन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आ गए। अब मुझे ये बता दो पॉपुलेशन का क्या क्या है ना आपका है। ठीक है, अब पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बताऊं। ठीक है, आपको पॉपुलेशन तो पता करनी है बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द इनकम कैटेगरी, विद रिस्पेक्ट टू द हाउसिंग वैल्यू, विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। ठीक है, तो हमने कहा कि मुझे पॉपुलेशन बता दो मीडियन हाउस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब मीडियन हाउस वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 लाख, मतलब उसकी ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 15,000 होगी जो हमने ऊपर देख ली थी। और हाईएस्ट वैल्यू कितनी जा रही है, 5 लाख तक जा रही है जो हमने ऊपर डिस्क्राइब के टाइम पे अंडरस्टैंड कर ली थी। तो वो बता रहा है कि ये वाला वो एरिया है, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वो पॉपुलेशन है जहां पे कम से कम मीडियन हाउसिंग रेंज की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और ये देखो ये येलो एरिया जो आ रहा है यहाँ पे ये बता रहा है कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हिस्सा है जहाँ पे
मैक्सिमम मीडियन हाउस वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये तो हमें पता, ये वाला ग्राफ सिर्फ हमें ये बता रहा था कि आपका रिलेशन किस तरीके का है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। बट ये आपको ये बता रहा है कि अच्छा ठीक है, रिलेशन कितना है, कैसा है, और हाउसिंग वैल्यू का इम्पैक्ट क्या है उस बेसिकली रिलेशन के ऊपर। ठीक है, कौन सी ऐसी है जहाँ पे लोएस्ट है, कौन सी ऐसी है जहाँ पे हाईएस्ट है। मतलब आप क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग करंट। ठीक है, देन उसके बाद ये मैंने मल्टीपल बनाए हुए हैं। अब मुझे इसके अंदर कोई बता सकता है कि किस चलो मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों को ये नजर आ रहा है? सही है। यस मैम। अब क्लियर है थोड़ा सा? मुझे ये बता सकते हो कि ये आपका चार कॉलम्स हैं और ये भी आपके चार कॉलम, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। मुझे बता सकते हो पॉजिटिव रिलेशन किसका है, नेगेटिव रिलेशन किसका है, या रिलेशन है ही नहीं? कोई बता हर ग्राफ का अलग अलग बताना है नहीं, किसी भी एक या ग्राफ को बता ओवरऑल? दो कि पॉजिटिव किसका है, नेगेटिव किसका है। मीडियन इनकम और मीडियन हाउस वैल्यू का पॉजिटिव है। ओके, और कोई? कोई और नहीं बताएगा? सेकंड पॉजिटिव, वन एंड टू पॉजिटिव। यस, देखो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, सही, और एक तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हम देख चुके जो कि नेगेटिव है। तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड नाउ कि भाई ये सिर्फ एक ये एक वो नहीं है। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ, आप सबने मुझे कहा कि मिस सेकंड वाला जो था, ये वाला, ये था ना मीडियन हाउस वैल्यू, मीडियन हाउस वैल्यू और मीडियम इनकम। यस, सेकंड वाला आप सबने कहा है कि मिस पॉजिटिव है। अब मुझे ये बताओ कि इस पॉजिटिव से आपको कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है मीडियम इनकम और मीडियन हाउस वैल्यू का? देखो, आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से, अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहो तो, कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं मिल रही किसी और को? इनकम बढ़ेगी तो हाउस हाउस वैल्यू भी बढ़ेगी। एग्जैक्टली exactly, मतलब जिस बंदे की इनकम कम है वो हाउस भी वही परचेज करेगा जिसकी वैल्यू क्या हो, कम हो। जिस बंदे की इनकम ज्यादा है वो भी हाउस वही परचेज करेगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि इनकम का रिलेशन डायरेक्टली किससे है, हाउस वैल्यू से। जिसकी इनकम हाई उसकी परचेजिंग हाई, जिसकी इनकम लो उसकी परचेजिंग लो। तभी इसका क्या इम्पैक्ट था, पॉजिटिव इम्पैक्ट था। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है बेसिकली। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू बेसिकली वर्क। अच्छा इसके अलावा आप एक्सपेरिमेंट करते हो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर टोटल रूम्स हैं, आप रूम्स पर हाउस कितना है, लेट सपोज, क्या यहाँ पे रूम पर हाउस का कोई कॉलम एग्जिस्ट करता है? मुझे बताओ। नो। यहाँ पे रूम पर हाउस का कोई कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। पर क्या हमारे लिए आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि रूम पर हाउस कितना जा रहा है? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा। हम ये भी तो पता कर सकते हैं कि एक बंदे को अगर, लेट सपोज किसी की इनकम बहुत हाई है, ठीक है, पर उसको रूम चाहिए 3 कमरे का, क्योंकि अगर उसकी इनकम हाई है तो वो तो एक बंगला भी खरीद सकता है। ठीक है, सही। और ये यहाँ पर भी आ गया कि भाई उसको चाहिए नहीं, मुझे इतने ही रूम्स चाहिए, लेट सपोज। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ओके फाइन, रूम्स पर हाउस कितने हैं उस पर्टिकुलर इंसान के। अगर कोई इतनी रेंज का
हाउस देखता है तो उसके अंदर रूम्स कितने उसको मिल जाएंगे, बेडरूम्स का रेशियो कितना होगा, प्यूपल पर हाउस उस रूम में कितने रह सकते हैं कितने नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने डिफाइन की। सही है। अच्छा, और ये मतलब वो चीजें हैं जो हम खुद से डिफाइन करते हैं, और इनको डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि हम डेटा को मजीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। हमें फॉर्मूलाज भी लिखने पड़ते हैं, हमें प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी पड़ती है। प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं, लेट सपोज मैंने आपको रोड एक्सीडेंट एक्सीडेंट का बोला था, तो लेट सपोज एक मेरे पास रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसमें मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, मेरे पास डेटा है, उसमें मुझे ये आइडेंटिफाई करना है मेल का रेशियो सबसे ज्यादा है, फीमेल का रेशियो सबसे ज्यादा है जब एक्सीडेंट अकर हुआ है, फीमेल ड्राइवर का रेशियो ज्यादा है या मेल ड्राइवर का रेशियो ज्यादा है जब एक्सीडेंट अकर हुआ है। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालोगे, वो आप प्रोबेबिलिटी के थ्रू निकालोगे, आप फॉर्मूला बनाओगे उसका। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाते हो फॉर्मूलाज। सही। फिर कोरिलेशन मैट्रिक्स आप निकालते हो, कोरिलेशन मैट्रिक्स ये बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आपका क्या एक मैट्रिक्स निकलता है, या विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर कॉलम आपका क्या है मैट्रिक निकलता है, कि क्या रिलेशन निकलता है। मीडियन हाउस का मीडियन हाउस के साथ वन रिलेशन है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है ये, इसका आपके साथ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। देखो मीडियम इनकम का हमने यहाँ पे देखा था बकायदा कि एक पॉजिटिव रिलेशन है, तो उसने यहाँ पे कोर रिलेशन के अंदर भी बताया कि आपका पॉजिटिव है। अगर आप देखो तो यहाँ पे वो पीपल पर हाउस बता रहा है कि नेगेटिव है, लैटिट्यूड पे आपका नेगेटिव है, ये आपको इस तरीके से डिफाइन कर रहा है। ये कोर रिलेशन आपका कहाँ से आया, ये हम निकालते हैं। ठीक है, ये हमें पता होता है बैक पे कि कैसे निकालना है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप करवा दिया मीडियन हाउस वैल्यू को, जब हमने अंडरस्टैंड कर लिया। फिर उसके बाद एक पार्ट आता है डेटा क्लीनिंग का पार्ट। डेटा क्लीनिंग बेसिकली आपको ये अलाउ करती है कि नल वैल्यूज है तो उसको रिमूव कर दो। ठीक है, कैटेगोरिकल वैल्यूज है तो उसको कन्वर्ट कर दो। कैटेगोरिकल वैल्यूज बेसिकली आपकी कन्वर्जन के अंदर जो आती हैं वो आपकी फीचर कह लो कि, अब मैं आपको फीचर इंजीनियरिंग के अंदर वो ज्यादातर इंक्लूड होते हैं, जब आपको वैल्यूज को क्या करना होता है, वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप कन्वर्ट करना होता है। लेकिन जब डेटा क्लीनिंग की बात आती है, डेटा क्लीनिंग आपका यही होता है कि आप जो गार्बेज डेटा है उसको रिमूव कर दो, और आप जो है अपने डेटा के अंदर से नल वैल्यूज निकाल दो, आप अपने डेटा से आउटलायर्स निकाल दो, आप अपने डेटा से मल्टीपल जो ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके डेटा को प्योर होने के बजाय या आपके डेटा के अंदर की इंफॉर्मेशन को शो करने के बजाय उसको मजीद बिगाड़ है, तो वो आप क्लीन की तरफ ले आओ। ठीक है, लेट सपोज नल वैल्यूज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर सकती है, तो नल वैल्यूज के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ड्रॉप एन ए। ड्रॉप एन ए आपको पता है कि या तो पूरी की पूरी रॉ ही ड्रॉप कर दो, ठीक है, या आप कॉलम ही ड्रॉप कर दो, या आप क्या कर दो, आप नल वैल्यू को फिल कर दो। तीन तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो अपने नल वैल्यूज को सॉल्व, और ये तरीके हम पढ़ते हैं किसके अंदर, पांडास के अंदर हम ये तरीके पढ़ रहे होते हैं। ये तरीके आपको पता है या नहीं, मैं बता दूं। पता है मैम। पता है ना, तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंप्यूटर, इंप्यूटर की टेक्निक किसी को पता है। डेटा क्लीनिंग आप पहले करते हैं बाद में, फिट करने से पहले? फिट करने से पहले करता है हमेशा, ये सारा काम फिट करने से पहले होता है। फिट करने का मतलब ये कि अब आपका डेटा प्रॉपरली रेडी है और आपने वो बस यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, इंप्यूटर ठीक की टेक्निक पता है किसी को। हम्म। है। ये मैम वो जो क्या बोलते हैं, मीडियन मीन से वो करते हैं ना, फिल करवाते हैं नल वैल्यूज। एग्जैक्ट, नल वैल्यूज को हम फिल करवाते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी के थ्रू, मीडियन मीन, जैसे फिल एने होता है ना वैसे ही सिंपल इंप्यूटर होता है। ठीक है, मल्टीपल इंप्यूटर टेक्निक्स भी होती हैं जो आप जाके पढ़ सकते हो। इंप्यूटर टेक्निक बेसिकली होती है कि आपकी कोई भी नल वैल्यू आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द डेटा, वो आपकी इस नल वैल्यू को फिल करने में हेल्प करता है। दिस इज अ स्टेटिस्टिकल टेक्निक बाय द वे, इंप्यूटर टेक्निक। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग आज के दिन, आप सबको एक टास्क तुम करोगे अभी, यस और नो। चलो मैं दे ही देती हूँ, करो, करना तो पड़ेगा। आप सब कैगल पे जाओ और कोई भी एक डेटा सेट निकालो, सब, अभी।
या मैं निकाल के दे दूं? क्या कर रहे हो थोड़ा? आप हाँ, बता रहे मैं बता दूं। चलो मैं कैगल पे जाके, या मेरे पास कोई डेटा हो, लेट सपोज। मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। हाँ, मैं एक डेटा शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। चलो ये डेटा पे काम करने में मजा आएगा। मुझे भी पता चलेगा ना कितना समझ आया। हम्म मैंने एक डेटा ग्रुप पे शेयर किया है। सही है। नहीं, हाउसिंग वाला मैं क्यों दूंगी? मुझे भी तो पता चले आप लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया। ये एक डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस डेटा को आप सब अपने पास लोड करो, अपनी कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हो, बट वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन होनी चाहिए। और मुझे इस डेटा के ऊपर विजुअलाइजेशन करके दो सबके सब, जल्दी से।